ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। क्या चित्रकूट हो या प्रतापगढ़, जौनपुर हो, भदोई हो, मिर्जापुर हो, कौशाम्बी हो, फतेहपुर हो या जिस भी मार्ग से गए, हर एक जगह लोगों ने अभिभूत करने वाला स्वागत किया। मुझे याद है 28 जनवरी को सायंकाल 5 बजे से लेकर के 29 जनवरी को हम लोगों ने प्रयागराज में भीड़ के वैल्यूम को देखते हुए लगभग 2 लाख वाहन अगल बगल के जनपदों में रोके थे और उस जनपद में ही उन श्रद्धालुओं के लिए भोजन की, रहने की व्यवस्था की थी, वहां के नागरिकों ने की थी, प्रशासन उसमें सहयोगी बन रहा था, लोग कर रहे थे। आतिथ्य सत्कार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई। हाँ, पूरी दुनिया आई थी, 100 से अधिक देशों के लोग इस अवसर पर आए और आर्थिकी के बारे में इसकी आस्था आजीविका का आधार बनता है। आप पीटीए की बात करते हैं, मैं तो एक नाविक की चर्चा कर रहा हूं, मैंने कल भी सदन में की थी। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। तो मुझे पहले इसमें विश्वास नहीं हो रहा था। मैं प्रयागराज एक दिन गया था, स्वयं भी मैंने इस चीज को कहा कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैं, हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी और नाविकों का सम्मान भी किए थे, क्योंकि हमारे लिए सम्मान करने का अवसर इसलिए भी था क्योंकि भगवान राम के मित्र निषाद राज की परंपरा को आज भी वे उसी श्रद्धा भाव के साथ निर्वहन कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे इनके साथ सहभागी बन सकते हैं। तो मैंने महाकुंभ के दौरान इस बात को देखा। एक नाविक मुझे मिला, पहले मुझे एक परिवार मिला जो बाहर से आए थे, उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने कहा मैं अब कल प्रयागराज आ रहा हूं, अगर आप वहां रुक सकते हैं तो मुलाकात कर लेंगे। मैं मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कितने लोग? उन्होंने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था? उन्होंने कहा साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हजार रुपया लेते थे और हमें नहा करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का, 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था, तो 20,000 रुपए तो यही हो गए उन लोगों से। अब 2 घंटे में 20,000 रुपए जो कमा रहा है, सुबह 4 बजे से ही उनके द्वारा स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो सायंकाल तक 50,000 रुपए कमाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह कौन तबका ऐसा नहीं था जिसने न कमाया हो, और उसका बृहद आर्थिकी पक्ष है
जिसको लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ अपने अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इससे अंतर होने वाला है। ये विरासत को विकास के साथ जोड़ने का परिणाम है और यह विजन दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश को दिया है। ये केवल उत्तर प्रदेश जो कि उसकी आत्मा है, तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थल हैं, इन क्षेत्रों से तो ही रहा है, लेकिन दुनिया, पूरा देश इससे अभिभूत है। दुनिया ने इस महा चमत्कार को देखा है जो महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बना नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां, कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबंद लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबंद लाइब्रेरी में जाकर के ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से।
और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को पोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। महोदय, यह वर्ष और भी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के शिल्पी बनकर के भारत को एक संविधान दिया, भारत के संविधान को अंगीकार करने का यह अमृत वर्ष भी है, अमृत महोत्सव वर्ष भी है। और मैं एक बार और फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया था। इस संविधान की वो प्रति लेके घूमते हैं, ये पीडीए की बात करते हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई संस्था समाजवादी पार्टी ने खड़ी की हो? हम तो कह सकते हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का निर्माण करवाया। लखनऊ में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। हम दलित बच्चों को वहां से स्कॉलरशिप की सुविधा भी देने जा रहे हैं। अंबेडकर महासभा अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों के बारे में सावित्रीबाई फुले के नाम पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हमारी सरकार ने छात्रावास बनाया, जिससे दलित बच्चे पढ़ सके। हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नामकरण आप लोगों ने हटाया था, हम लोगों ने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से, और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं का सम्मान किया। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। आप लोग एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते। हम लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे, उन्होंने उद्घाटन किए थे जब 13 दिसंबर को प्रयागराज की योजनाओं का, निषाद राज के नाम पे श्रृंगवेरपुर में एक कॉरिडोर के निर्माण का काम किया, उसका भी लोकार्पण किया। हजारों वर्षों की विरासत। आप पीडीए की बात करते हैं, क्या निषाद पीडीए का पार्ट नहीं था? ये कॉरिडोर क्यों नहीं बन पाया? आप लोग तो उस पर कब्जा करवा रहे हैं। श्रावस्ती में और बहराइच में महाराज सोहेलदेव के नाम पर विजय स्मारक ये लोग नहीं बनने देते थे, हमारी सरकार ने बना करके तैयार किया।
हमारी सरकार ने बनाया है, भव्य स्मारक बनकर के तैयार हो चुका है। वाराणसी में संत रविदास जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सोचिए, खीर गोवर्धन जो उनकी पावन जन्मभूमि है, उस पावन जन्मभूमि में कॉरिडोर का निर्माण हो, संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा लगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसमें ब्रेकर खड़े किए, नहीं बनने दिया। और हमारी सरकार है डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कितना भव्य स्वरूप खीर गोवर्धन। महर्षि वाल्मीकि का लालापुर, उनकी पावन साधना स्थली, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य देने वाले महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि, वहां का सुंदरीकरण का काम में बाधा समाजवादी पार्टी। राजापुर का विकास संत तुलसीदास जी ने, जिन्होंने आधुनिक रामायण के रूप में रामचरितमानस दिया। घर घर में जिसका गायन होता है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों ने राजापुर का विकास नहीं होने दिया। आपने गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पहले 2.5 वर्ष में 0 प्रोग्रेस। शौचालय उनके घरों में नहीं बनने दिया, 0 प्रोग्रेस। आखिर मकान 56 लाख मकान बने। बैठिए बैठिए लाल बिहारी जी, आप देते हैं, लाल बिहारी जी ये अच्छी परंपरा नहीं है। लाल बिहारी जी ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये टोका टोकी की बात अच्छी नहीं है। लाल ये आपने लाल बिहारी जी, आपने जो पैसा दिया वह केवल समाजवादी पार्टी के कैडर को दिया था, अपने कार्यकर्ता को दिया था, किसी दलित को नहीं दिया था, किसी वंचित को नहीं दिया था, किसी गरीब को नहीं दिया था, किसी किसान को नहीं दिया था। मैं कर रहा हूं ना, हम तो कर ही देंगे, हमारा श्वेत पत्र तैयार है। लेकिन हम जानते हैं कि आपके कारनामे ऐसे हैं, कि आप लोगों को आना ही नहीं है, तो काहे आप लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं। बैठिए बैठिए डॉक्टर मान। अरे राजापुर की बात मत करिए, मैं कह रहा हूं पर्यटन विकास के विषय में आप बैठिए डॉक्टर मान। अभी हम विकास की चर्चा करने जा रहे हैं महोदय। ये कभी भी नहीं चाहते, और यह वर्ष जब हम लोग भारत के संविधान को स्वीकार कर लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे, 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस आयोजन को कर रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का वर्ष भी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में देशवासियों को दिया। हर वर्ष ये आयोजन हो रहे हैं, और इसीलिए इस आयोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार ने तय किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो भी छात्रावास बनेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही हर जनपद में हम बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने तय किया है, इस बजट में हम इसका उल्लेख करेंगे अभी आने वाले उस पे। इसमें सरकार यह वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष भी है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम 7 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी देने जा रहे हैं। ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सभी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर यह वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्ष भी। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। जनजातीय समाज को एक नई दिशा दी थी उन्होंने। विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े थे।
उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोगों ने उनके नाम पर इमलिया कोडर बलरामपुर में पहले से ही एक म्यूजियम बनाया है, जनजातीय म्यूजियम, और ऐसे मिर्जापुर और सोनभद्र में भी इस प्रकार के म्यूजियम के निर्माण के कार्यक्रम को हमारी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। सरकार का कार्यक्रम अपने विरासत को आगे बढ़ा करके एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और लोक मंगल की कामना के बजट को लेकर के आगे आना था, और सरकार ने इन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अटल जी की स्मृति को, यह वर्ष अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, हमने शहरी हर नगर निकाय में एक एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है जो सदैव अटल जी को समर्पित है। उसको बनाने के कार्यक्रम को हमने जोड़ा है, बजट में इसके लिए प्रावधान किया पैसे की। महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने 9वां बजट प्रस्तुत किया है। 9 बजट में हर बजट की अपनी एक थीम थी, और थीम पहला बजट अन्नदाता किसान को समर्पित था। जब 2017 में हम लोग आए थे, किसान की कर्ज माफी से लेकर के अनेक योजनाएं उनके लिए घोषित की थी, और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं कुछ आंकड़े दूंगा तो आप देखेंगे कि कितना गुना अधिक पैसा किसान को आज प्राप्त हो रहा है। हमने दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, याद रखना 17 के पहले प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे भी। दूसरा बजट हमने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित किया था, जो किसी भी विकसित राज्य के या विकसित देश की एक आधारशिला बनती है, और ये नए रोजगार का सृजन भी करता है। हमने इसको समर्पित किया था। तीसरा बजट प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था, महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति के कार्यक्रम को भी सरकार ने इस वर्ष लॉन्च किया था। चौथा बजट युवा शक्ति को समर्पित किया था, और इसमें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, और प्रदेश में अनेक रोजगार के अवसर सृजित करने के नए नए कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया था। 21-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर, 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लेकर के, 23-24 का त्वरित समावेशी और समग्र विकास को समर्पित था। 24-25 का अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्रकटीकरण, 500 वर्षों के बाद पुनः रामलला का विराजमान होना, राम राज्य की अवधारणा को लेकर के कि लोक मंगल की कामना के साथ यह बजट हमने प्रस्तुत किया था। और 25-26 का बजट सर्वे संतु निरामया, इस भाव के साथ वंचित को वरीयता, इस भाव के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वंचित को वरीयता, आपने देखा होगा कि सरकार ने जो कदम बढ़ाए, केंद्र में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे, और प्रदेश में इसलिए 8 वर्ष में किए गए प्रयास हैं 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। बजट में हम लोगों ने अंत्योदय से एक उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक, और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। यह हम लोगों ने इस बजट में इस थीम के साथ काम करना प्रारंभ किया है, और इस आधार पर लगभग इस बार का जो हमारा बजट है, जो यहां पे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यहां पे कहा होगा कि 8,08,736 करोड़ रुपए की का यह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखेंगे 16-17 की तुलना में लगभग 2.5 गुना बढ़ा है।
और 24-25 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार ये केवल एक व्यय नहीं है, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को तेज करने के